नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत आए 1645 हिंदू परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसका इंतजार ये परिवार दशकों से कर रहे थे। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेला, अपना घर बार छोड़ा, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी पहचान बचाने के लिए सरहद पार की, उधर पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान चरम पर है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि टीएमसी के युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी अब तक अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। एसआईटी जांच, सड़क पर विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के तीखे हमले और पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल। क्या अभिषेक अपनी राजनीतिक साख बचा पाएंगे? क्या बंगाल की राजनीति में जवाबदेही का नया अध्याय शुरू हो रहा है या फिर यह सिर्फ चुनावी घेराबंदी का हिस्सा है? आज हर नजर अभिषेक बनर्जी पर टिकी है और अब बात उसी बंगाल की जहां सत्ता बदलने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार कर लिया। स्पेशल 35 की शपथ के साथ सत्ता का नया समीकरण सामने आया। बंगाल की नई टीम में कौन ताकतवर हुआ, किसका कद बढ़ा और किसे मिला सबसे बड़ा इनाम? तो आज चर्चा होगी 3 बड़े सवालों पर। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को सम्मान, अभिषेक बनर्जी अग्नि परीक्षा और शुवेंदु अधिकारी के स्पेशल 35 का राजनीतिक संदेश क्या? लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्वघोषित राष्ट्रमाता है, उसको किसी को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत आए विस्थापित परिवारों को भारत में रहने की न केवल उनका जो सपना था उसे पूरा करने में मदद की है, बल्कि जम करके निशाना उन मौलाना और मौलवियों पर भी साधा है जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की इस तरीके की हरकतों पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया है। गौ माता के राष्ट्र में राष्ट्रीय पशु घोषित करने के नाम पर उन्होंने कहा कि जो स्वयं घोषित है उसे घोषित करने की आवश्यकता क्या है। जम करके विपक्षी दलों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बिजनौर में वो मौजूद हैं, विस्थापितों को तोहफा उनकी तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत आए हिंदू परिवारों के लिए आज बिजनौर की धरती से ये बड़ा संदेश गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1645 हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात दी, जो सालों पहले पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और असुरक्षा का सामना करने के बाद भारत आए थे। आखिर उन हिंदू परिवारों की पीड़ा को कोई कैसे भूल सकता है जिन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़कर के सिर्फ इसलिए पलायन करना पड़ा क्योंकि उनकी आस्था उनके लिए खतरा बन गई थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले, बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच भारत आए इन परिवारों के लिए आज का यह दिन बेहद खास रहा है। बिजनौर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि भारत केवल शरण देने वाला देश नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार देने वाला राष्ट्र भी है। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने अत्याचार झेल करके भारत की धरती को अपना आश्रय बनाया, उन्हें अब सम्मानजनक जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो विस्थापितों को सम्मान मिला है, हिंदू परिवारों को ये बड़ी सौगात मिली है जो विस्थापित होकर के भारत की सरजमी पर आए। 1645 हिंदू परिवारों को सौगात मिली है कि इन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला। सीएम योगी ने पाकिस्तान विस्थापितों को ये बड़ा तोहफा दिया।
बिजनौर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार निशाना साधते हुए ये कहा कि आज तक किसी भी मौलवी की तरफ से, मौलाना की तरफ से पाकिस्तान की इन तमाम नीतियों का कभी कोई विरोध नहीं किया गया है। हमारे साथ सुशील तिवारी जुड़ गए हैं, यूपी ब्यूरो हेड। ये बड़ा आश्वासन था, बड़ी मदद थी जो कि 1645 परिवारों को मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा उन्हें मिला है। बिजनौर में वो मौजूद थे और तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन अब आगे का प्लान क्या? बिल्कुल मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा तोहफा था क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद 1645 परिवार जो कि बिजनौर आए थे उनको कोई पूछ नहीं रहा था। यहाँ पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उन्होंने नहीं पूछा। बेचारे बहुत ही खराब हालत में थे क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना व्यापार, अपना पैसा, अपना ज़मीन सब कुछ छोड़कर आए थे। उनको वहाँ से निकाला गया था, हिंदू परिवार थे। तो योगी जी ने उनके बारे में सोचा और बाकायदे उनको आज वहाँ पर भूमि पत्र दिए, उनको ज़मीन दी, साथ में उनको पैसा भी दिया, चेक दिए। तो ये बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं योगी जी की सोच है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो विस्थापित लोग हैं उनको कम से कम मुक्त धारा में उत्तर प्रदेश में लाना है। अगर विकास होगा तो विकास तभी होगा जब गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से योगी जी ने अभी लखीमपुर खीरी में लगभग 350 ऐसे परिवार थे जो बांग्लादेश से विस्थापित थे, वो हिंदू परिवार थे, तो उनको भी ज़मीन दी, पैसा दिया। तो ये योगी जी की सोच है कि जो बेचारे जो परेशान हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको कम से कम अगर कुछ हम कर देंगे तो उससे प्रदेश का विकास रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि उनको करने के साथ साथ वो भी मुख्य धारा में बहेंगे उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर। तो ये जो पूरा आज का माहौल था बहुत अच्छा था। योगी जी ने 50 जो पूर्व सैनिक थे उनको ज़मीनें दी और उनको पैसा दिया है। और जो तमाम जो युवा थे जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के तहत छोटे छोटे उद्योग लगाए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अधिकार पत्र दिया, उनको भी पैसा मुहैया कराया, तमाम सुविधाएं उनको दी। ये बड़ी सुविधा दी गई है, बड़ा तोहफा उन्हें मिला है और अब वो भारत की सरजमी पर सुरक्षित भी रहेंगे, महफूज भी रहेंगे और सम्मानजनक स्थिति में भी रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सीआईडी हेडक्वार्टर में अभिषेक बनर्जी की पेशी हुई है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई है। विधानसभा सचिवालय में फर्जी हस्ताक्षर लेटर देने के आरोप उन पर है। बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी के सबसे ताकतवर राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या अब जांच की आंच सीधे सत्ता के सबसे करीबी गलियारों तक पहुंच गई है? और क्या फर्जी हस्ताक्षर विवाद टीएमसी के लिए एक नया राजनीतिक सिरदर्द बनते जा रहे हैं? आज सीआईडी मुख्यालय में अभिषेक बनर्जी की पेशी होने जा रही है। आरोप गंभीर है। विधानसभा सचिवालय में जमा किए गए एक समर्थन पत्र में फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का दावा है। इसी मामले की जांच के लिए सीआईडी ने 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। डीआईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में बनी ये टीम अब दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। हस्ताक्षरों का फॉरेंसिक परीक्षण होगा, पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ कि बंगाल सरकार को एसआईटी बनानी पड़ गई? अगर सब कुछ सही था तो जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी साबित होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या ये केवल एक प्रशासनिक चूक है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? ये तस्वीरें भी वहीं से आ रही हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूँ। फर्जी हस्ताक्षर मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। सीआईडी ने 4 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। समर्थन पत्र में फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच होगी। डीआईजी रैंक के अधिकारी एसआईटी के अगुवाई दस्तावेजों और हस्ताक्षर की जांच करेंगे, फॉरेंसिक जांच करेंगे। एसआईटी जल्द अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप सकती है। इधर जांच का शिकंजा कसा है तो उधर अभिषेक बनर्जी भी जवाबी रणनीति पर उतर आए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जल्द लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि वो हाल ही में अपने ऊपर हुए हमले के मामले को लेकर के स्पीकर को जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। हमारे साथ अमरदेव पासवान जुड़ गए हैं। ये मामला कब का है, फर्जी हस्ताक्षर का, और इस पर अब आगे कार्रवाई सीआईडी सीधे करने वाली एसआईटी का गठन करके? देखिए, 19 मई को जो है एक पत्र जो है वो पारित हुआ था, जिसमें 70 जो है नवनिर्वाचित जो है विधायकों का हस्ताक्षर था। जिन हस्ताक्षरों को लेकर जो है फर्जी और जो है जाली दस्तावेज का जो है मामला सामने आया है। कहा जा रहा है ये फर्जी तरीके से जाली दस्तावेज जो है साइन करके, हस्ताक्षर करके जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जितने भी जो है 70 नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनका हस्ताक्षर है।
और इस मामले को लेकर जो है अब काफी तूल पकड़ चुका है और जांच चल रहा है, एसआईटी गठन हो चुका है और साथ में इस मामले की जो जांच कर रही है सीआईडी की टीम भी जांच कर रही है। शनिवार को जो सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी और उस दौरान जो है उनको नोटिस देने की बात थी कि वो शनिवार को 12 बजे जो है पूछताछ के लिए मामले में सीआईडी के जो दफ्तर है वहां पहुंच सके, और जिसके बाद वो वहां नहीं मिले और काली घाट जो है सीआईडी की टीम को जाना पड़ा। वहां पर जो है आधे घंटा इंतजार के बाद जो है अभिषेक बनर्जी वहां पर उपस्थित हुए। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सीआईडी सीधे सीधे पूरे मामले को देखेगी एसआईटी के गठन के साथ। बहुत धन्यवाद अमरदेव आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताती हूँ, जहां शुवेंदु अधिकारी का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। बंगाल मंत्रिमंडल में उन्होंने 35 नए चेहरे शामिल कर लिए हैं। 35 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। पश्चिम बंगाल में आज ये सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम शुवेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के साथ बंगाल में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। इससे पहले 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदीराम टूडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अब 35 नए मंत्री और इसके साथ 41 मंत्री। सुशील तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब कुछ बदल गया और अब बदलाव की तरफ एक और बड़ा कदम, 35 नए मंत्रियों की शपथ। बिल्कुल मीनाक्षी, बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जिस तरह 15 वर्षों से वहाँ पर टीएमसी थी और बीजेपी पहली बार सत्ता में है। 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अब 35 मंत्री और आ गए हैं, टोटल 41 मंत्री हो गए हैं। इसमें अगर देखा जाए महिलाओं को भी काफ़ी स्थान दिया गया। उसमें गार्गी दास हैं, उसमें मालती राय हैं और इसके अलावा एक नाम आता है कलिता मांझी का, जो कलिता मांझी जो कि बहुत पहले एक मेड सर्वेंट के रूप में काम करती थी, आदिवासी तबके से आती हैं, वो बहुत गरीब उससे थी लेकिन राजनीति में आ गई। धीरे धीरे करके वो राजनीति में आई और बीजेपी ने टिकट दिया उनको, पहली बार विधायक बनी और पहली बार ही राज्यमंत्री बन गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आदिवासी समाज के लिए कि उनकी एक जो बेटी है जो कभी मेड सर्वेंट के रूप में काम करती थी, आज वो मंत्री है। तो कहीं ना कहीं सभी को स्थान दिया गया है पूरे वेस्ट बंगाल के विकास के लिए। जिस तरह शुवेंदु अधिकारी ने पूरी अपनी टीम बनाई है, इसमें इस टीम में तमाम ऐसे चेहरे भी हैं जो टीएमसी में मंत्री थे, जिनमें अगर बात करें तो उसमें तापस राय वो कद्दावर मंत्री थे जो काफ़ी क्लोज थे ममता बनर्जी के, वो भी इस बार मंत्री बने हैं बीजेपी कोटे से, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद उनको स्थान बीजेपी में दिया गया था। तो बीजेपी में वो शुवेंदु अधिकारी के काफ़ी नज़दीक बताए जाते थे तो जब वो टीएमसी में थे, लेकिन बाद में अब बीजेपी में आने के बाद उनको मंत्री पद मिला है। और यहाँ तक कि अर्जुन सिंह जो कि सबसे कद्दावर नेता थे टीएमसी के और अब बीजेपी में हैं, वो भी मंत्री बने हैं। तो इस तरह जो तमाम ऐसे नेता थे जो टीएमसी में थे, जब वो बीजेपी में आ गए और चुनाव में काफ़ी मेहनत की उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं उनको इनाम मिला। तो ये पूरा जो एक माहौल बना है कहीं ना कहीं जो पूरा पश्चिम बंगाल की विकास की तरफ बढ़ाना है। शुवेंदु अधिकारी का यही एक इरादा है कि अब जिस तरह टीएमसी के गुंडे थे, बदमाशी थी, गुंडागर्दी खत्म करनी है। मंत्री पद की शपथ तो हो गई, अब बात मंत्रालय की। बिल्कुल, मंत्रालय के बहुत जल्दी इसमें आवंटन हो जाएगा क्योंकि जो पहले 5 मंत्री बने थे उसमें से 9 मई को सभी ने शपथ ली थी। अब आज शपथ हुई है तो ये सब बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो जो विभाग मिलेंगे उन विभाग में कार्य भी तेजी से होगा और कहीं ना कहीं जो प्रदेश का विकास है वेस्ट बंगाल का, वो भी अपने अपने विकास में जो मंत्री हैं उसमें सहयोग करेंगे और साथ में जो वहाँ पर तमाम जो समस्याएं जो पहले से थी उनकी जांच भी होंगी। तमाम जो ऐसे मामले थे जो कहीं ना कहीं जिसने भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी बातें उठी थी उस पर भी कार्रवाई शुवेंदु अधिकारी करने की बात कर रहे हैं और जो तमाम मंत्रालय हैं उनका प्रभार जल्दी से मंत्रियों को मिल जाएगा। यानी कि अभी विकास के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को कि मंत्रालय का विस्तार हो और इसके साथ साथ फिर नई इबारत लिखी जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक नई इबारत लिखी जा चुकी है अगर देखी जाए मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई है और बीजेपी ने वहाँ शुरुआत भी कर दी है, जो जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा कर भी रहे हैं। जिस तरह वहाँ पर तमाम जो बांग्लादेशी वहाँ पर मौजूद थे उनको निकालने का सिलसिला जारी हो गया है और उनको बाकायदे शुवेंदु अधिकारी ने कहा हम इनको जेल में नहीं रखेंगे, इनको रोटी खिलाओ, उनको रखो और उनकी केयर करो। तो ऐसे में इनको वापस जाना होगा। तमाम ऐसे जो कैंप्स थे, कैंप्स बनाए गए हैं, तमाम बीएसएफ को आदेश दिया गया है और जो बाउंड्रीज थी देश की, जो बांग्लादेश का बॉर्डर था वहाँ पर बहुत सख्ती
कर दी गई है। बिल्कुल, और यहाँ आते तक ही कि उनकी BSF तरफ से को कई जमीन बड़े भी- फैसले लिए गए हैं, काम भी शुरू कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर है कि परिसीमन पर बीजेपी का नया मास्टर प्लान सामने आ गया है, जहां समर्थन जुटाने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर यह कवायद तेज हो गई है। क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधे जा रहे। डीएमके टीएमसी पर बीजेपी की नजर है। बड़े विधेयकों के लिए समर्थन की तलाश हो रही है और परिसीमन बिल नए स्वरूप में आ सकता है। 2029 से पहले बड़े चुनावी बदलाव की यह संकेत है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी रही है। ऐसे में इसे एक नया रूप देकर के विधेयक के लिए समर्थन तलाशना बीजेपी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय दलों से सीधे तौर पर संपर्क साधे जा रहे हैं। डीएमके और टीएमसी पर बीजेपी की नजर बताई जा रही है। बीजेपी ने संसद का नया गणित तैयार कर लिया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष की एकजुटता में आई दरार अब सरकार के सबसे बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने का रास्ता खोल सकती है। परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे पर पहले संसद में कड़ी चुनौती झेलने वाली बीजेपी अब नए राजनीतिक समीकरणों के सहारे दरअसल वापसी की तैयारी में नजर आ रही है। सूत्र ये दावा करते हैं कि पार्टी की नजर उन क्षेत्रीय दलों पर है जो राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्ष के साथ हो, लेकिन कुछ खास मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बदले हुए राजनीतिक हालात का आकलन किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि संसद में समर्थन जुटाने के लिए नए सहयोगी मिल सकते हैं और यही वजह है कि पार्टी अब संवाद और सहमति के जरिए अपने बड़े विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को वास्तव में पर्याप्त समर्थन मिल पाएगा? क्या क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देंगे या विपक्षी एकजुटता को बचाए रखेंगे? और क्या परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्तावों पर नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत होने जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यानी कि सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अब क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है ताकि परिसीमन से लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन तक सहमति ले सके। और खबरों में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।